गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल्फ सर फ्रॉम चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच आज एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 12 लेकर आया हूँ। इसके पहले वाले जितने भी पार्ट है ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसके अतिरिक्त मेरे चैनल पर मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का भी बहुत से सारे वीडियो पड़ा हुआ है, जो कि ये आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर तो है ही, साथ ही साथ फेसबुक पेज पर भी जाकर मेरे सेम चैनल से सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। वहाँ पे जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। आज को इस छोटे सी वीडियो में हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो कि है वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था कैसा था। वैदिक काल के 3 प्रमुख संगठन थे, उसका क्या काम था। ठीक है, वैदिक काल में 6 दर्शन दिया गया, उसका कौन कौन लिखा। ठीक, सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति में अंतर क्या था, इसके बारे में हम लोग टोटली मात्र ये 10 से 12 मिनट के वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं। इतना ज़रूर आप उम्मीद रखिए कि आज के बाद से इससे संबंधित किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं जा रहा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। भारत के हर एक एग्ज़ाम के लिए मैं चैलेंज दे रहा हूँ। तो ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ। हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में इसे शेयर कीजिए, ताकि जिनके पास इस टाइप का वीडियो नहीं पहुंचा उनके पास पहुंचे और वो इसका लाभ उठा सके। तो ठीक है, वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था। तो वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था, तो वैदिक काल जो था उसमें सबसे बड़ा पद किसका होता था, राजा का होता था। किसका होता था, वैदिक काल में सबसे बड़ा पद राजा का होता था। और राजा जो है जनता के द्वारा चुना जाता। किसके द्वारा चुना जाता था, जनता के द्वारा चुना जाता। राजा तुमको तो चुन दिया जाता था, लेकिन कोई भी निर्णय लेने के लिए वो एक विशेष प्रकार का समिति होती थी। उनके मुख्य जो सदस्य होते थे उनसे उनको परामर्श, राय मशवरा लेकर ही अगला कदम उठाना पड़ता था। ये नहीं जो सेल्फ अपना उठे और उठ के अपना निर्णय लिए और जो कह दिए वो सही है, ऐसे नहीं होता था। ठीक है, उनको राय लेकर ही कुछ काम करना पड़ता था। ठीक है, इसमें अगला है हम लोग को वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन थे। क्या थे, 3 प्रमुख संगठन थे। पहला था सभा। सभा जो था ये जो निम्न वर्ग के लोग थे उनके लिए था। उनके लिए था, निम्न वर्ग के लोग थे उनके लिए था। सभा का चर्चा 8 बार हुआ। कितने बार हुआ है, 8 बार हुआ है। उसके बाद से आता है समिति। समिति जो है उच्च वर्ग के जो लोग होते थे उनके लिए समिति होता था। इसकी चर्चा 9 बार है। कितने बार है, 9 बार हुआ है। और अगला है विद्वत। विद्वत जो है सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। क्या था, सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। इसकी चर्चा 122 बार हुआ। क्या हुआ था, इसकी चर्चा 122 बार हुआ था। खास बात इसमें यह है कि विद्वत और सभा था उसमें महिलाएं भाग ले सकती थी, लेकिन समिति में किसी प्रकार के महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी। यहाँ पर जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं लिखा हूँ, समझिए एक एक लाइन आपके फैक्ट के रूप में उभर कर आएगा, क्योंकि इसको तैयार करने, कंटेंट को तैयार करने में समझिए ये बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। वीडियो को बनाने में मेहनत करना पड़ता है। तो क्यों, ताकि हम लोग आपका एक एक सेकेंड का वैल्यू करते हुए, ताकि आपका एक एक सेकेंड बर्बाद ना हो किसी बेकार चीज़ को पढ़ने, बेकार लाइन को समझने में। इसलिए हम लोग जो भी लाइन लिखते हैं, फैक्ट लिखते हैं, उस पर 1 सेकेंड अगर आप थोड़ा सा भी स्किप कीजिएगा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, वैदिक समाज में सबसे छोटी जो अगर इकाई होती थी तो उसको क्या कहा जाता था, गांव कहा जाता था। क्या कहलाता था, गांव। जिसके मालिक कौन होते थे, ग्रामीण होते थे। कौन होते हैं, जिसके मालिक ग्रामीण। सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती थी, जन कहलाती थी। क्या कहलाती थी, जन। जिसका मालिक होता था कौन, राजन। जन का मालिक राजन। ठीक है, वैदिक काल में 6 दर्शन दिए गए। कितने दर्शन दिए गए, 6 दर्शन। सांख्य दर्शन कपिल द्वारा, न्याय दर्शन गौतम द्वारा, योग दर्शन पतंजलि द्वारा, वैशेषिक दर्शन कणाद द्वारा, उत्तर मीमांसा दर्शन वादरायण द्वारा, पूर्वी मीमांसा जैमिनी द्वारा, ये सब ये दर्शन दिया गया। ठीक है,
एक नोट निकल के आता है हम लोग को, जो गौतम बुद्ध का अधिकतम जो उपदेश किस दर्शन से लिया गया है, तो सांख्य दर्शन से लिया गया। किस दर्शन से? तो सांख्य दर्शन से लिया गया है। सिंधु सभ्यता तथा वैदिक संस्कृति में अंतर, तो इसमें खास अंतर यह था कि उत्तर वैदिक काल में लोहा का खोज हुआ। किसमें हुआ था? लोहा का खोज उत्तर वैदिक काल में हुआ था, जिसके चलते कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा। ठीक है, समाज धीरे धीरे ग्रामीण से किधर नगर की ओर अग्रसर होने लगे, जाने लगे। ठीक है, जन जोन है आगे बढ़कर क्या कहलाया? जनपद कहलाया। क्या कहलाने लगा? जनपद कहलाने लगा। यही जनपद फिर से कुछ और आगे कुछ और विकास हुआ, तो ये कितना हो गया? महाजनपद हो गया। कितना हो गया? महाजनपद का रूप ले लिया। ठीक है, अब देखिए उत्तर वैदिक काल में जब अतिरंजी खेड़ा से लोहा का खोज हुआ, लोहा उत्तर वैदिक काल में कहाँ से लोहा का खोज हुआ? तो एक जगह है जिसका नाम है अतिरंजी खेड़ा, वहीं से लोहा का खोज हुआ। जब लोहा का खोज हुआ तो समझिए कृषि में भी क्या हुआ? धीरे धीरे विकास होना शुरू हो गया। ठीक है, लोग पशुपालन से अब कृषि की ओर क्या होने लगे? अग्रसर होने लगे, क्योंकि इसके पहले जो हल था लकड़ी वगैरह का था, जो कि काफ़ी सक्सेस नहीं था। उसके बाद से क्या चीज़ के बनाया गया? वो लोहा का बनाया गया, जो कि काफ़ी खुदाई करने में सहूलियत होता था। ठीक है, महाजनपद काल का सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, अगला है हम लोग को भारत में कुल कितने महाजनपद हैं? 16। कितने हैं? 16 है, जिनकी चर्चा कहाँ पर है? बौद्ध ग्रंथ अंगूर निकाय में है तथा जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में इनकी चर्चा देखने को मिलता है। ठीक है, अगला है 16 महाजनपदों में सबसे अगर समृद्ध और सबसे शक्तिशाली कोई महाजनपद था तो मगध का जनपद था। क्या था? मगध था। वैदिक काल में कर को बलि कहते थे। क्या कहते थे? वैदिक काल में कर को बलि कहते थे, लेकिन देवताओं को खुश करने के लिए लोग क्या करते थे? पशु के बलि देते थे। क्या देते थे? पशु बलि देते थे। क्यों? लेकिन यह जो कतई अच्छा बात नहीं था, क्योंकि अपने खुशी के लिए किसी दूसरे को हत्या कर देना अच्छा बात नहीं है। तो आज का सेशन में इतना ही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कंटेंट अच्छा हो, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कंटेंट कैसा है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप मेहनत से ही समझ पा रहे होंगे जिसको कितना अच्छा से तैयार किया गया है, कौन कौन स्रोत हम लोग अपनाते हैं अब हम लोग समझते हैं। तो आप इतना थोड़ा सा आपने आपके उंगली का इशारा का बात है, इतना ज़रूर कर सकते हैं। तो इसके अगले वीडियो में आप लोग के साथ बहुत जल्द मिल रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।